एक रोज विद्या की बहन ललिता का फोन उसे आता है। विद्या, मेरे सुंदर का रिश्ता तय हो गया है। शादी है 1 महीने बाद। सबको आना है, अभी से बोल दे रही हूँ। ये नहीं कि एंड टाइम पे तू कहे मुझे तो बोलना नहीं था। तू नहीं भी बोलती तो भी मैं आती दीदी। कैसी बात कर रही है तू? ललिता फोन रख देती है। विद्या एक बार के लिए सुन और मायूस हो जाती है। सुंदर की भी शादी लग गई है। मेरे विकास में क्या कमी है? सरकारी नौकरी है, देखने में भी ठीक ठाक है, तो उसकी शादी क्यों नहीं हो रही? तभी हेमा वहां आकर कहती है, मम्मी इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? सुंदर की शादी लग गई है, बस मेरे विकास की शादी नहीं हो रही। विकास सुन लेता है और उसे धक्का लग जाता है। मम्मी करने दो उसे शादी। विकास के लिए क्या हम ऐसी वैसी लड़की ले आएंगे जो आकर तमाशा करे? अब मुझे तेरी बात ही नहीं सुननी। तेरे भाई के सीने में क्या गुजर रही है? उसकी उम्र के सारे लड़कों की शादी हो गई है और उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अभी तक कमा रहा है। अब तू कुछ नहीं कहेगी। वो जो उड़ीसा वाली लड़की का रिश्ता आया था, उससे शादी कर दूंगी अपने विकास की। अभी मैं उनको फोन करती हूँ विकास को देखने आने के लिए। पगला गई हो क्या मम्मी? वो लड़की फोटो से ही अच्छी नहीं लग रही है। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। शादी के बाद कुछ नहीं हो सकता। अरे तू चुप कर। क्या ही सब करके तू अपने भाई की शादी नहीं होने दे रही है? विकास और मेरा दिमाग भी घुमा देती है। ठीक है, अब से कुछ नहीं कहूंगी मैं। तुम करो अपने बेटे की शादी जहां करनी है, मुझे क्या। हेमा उठकर वहां से चली जाती है और विद्या लड़की वालों को फोन लगाती है। कल ही आप लोग विकास को देखने आ जाइए। बिटिया को भी साथ में लेते आइएगा। बच्चे भी मिल लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, हम कल आते हैं। विद्या घर ठीक करने लगती है। कभी घर देखने आ गए तो क्या करूंगी मैं। विकास, कल छुट्टी ले लेना बेटा, कल लड़की देखने जाना है। दुर्गा मंदिर में सामने होटल है ना, वहीं जाएंगे हम। ठीक है माँ, लेकिन तुम घर इतना ठीक क्यों कर रही हो? देख, कहीं बात पक्की हो गई और वो लोग घर देखने के हिसाब से आ गए तो क्या करेंगे हम? ठीक है। अगले दिन विद्या, विकास, योगेश, मनीषा लड़की देखने मंदिर में जाते हैं। भाभी इतना टेंशन मत लीजिए, पहले उन लोगों को लड़का पसंद आने दीजिए, तब देखते हैं। ठीक है। लड़की वाले आ जाते हैं। सबको लड़की पसंद आ जाती है और लड़की वाले को भी लड़का पसंद आ जाता है। विकास, तुझे लड़की से अकेले में बात करनी है तो तुम दोनों चले जाओ बेटा। हाँ बेटा, जाओ दोनों। विकास लड़की को मंदिर के सामने वाले एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और दोनों बातें करते हैं। विकास अपनी हाइट नापता है और मन ही मन कहता है, लड़की तो बहुत नॉटी है। बात के दौरान विकास को पता चलता है कि लड़की मांगलिक है। क्या आप मांगलिक है? हाँ, इसकी पूजा होती है, इतना कोई अड़ंगा नहीं है। चलिए अब चलते हैं। विकास धीरे से साइड में अपनी माँ को मांगलिक वाली बात बताता है। हमें रिश्ता मंजूर है। आप लड़की की कुंडली भेज देना। वैसे तो हमें लड़की पसंद है, लेकिन एक बार कुंडली मिला लेनी चाहिए। ठीक है। लड़की वाले चले जाते हैं। मनीषा कहती है, भाभी जी ये क्या, अब इतने नखरे करोगे तो बेटा कंवारा ही रह जाएगा। मांगलिक 28 साल में खत्म हो जाता है और आपका बेटा 35 साल का है। ये कुंडली मत देखो, रिश्ता पक्का कर दो बस। चाची, लड़की की हाइट बहुत कम है। तो हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकालता रहता है, ऐसे तो मुश्किल ही है भाभी जी। अब तो ऊपर से ही आएगी बहू आपके लिए। मनीषा और योगेश अपने घर चले जाते हैं। इधर विकास भी चला जाता है। अगले दिन विद्या कुंडली मिलाकर लड़की वालों को मना कर देती है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं और एक दिन विकास के ऑफिस में काम करने वाला उसका साथी उससे कहता है, विकास, मेरी बहन के लिए भी हम लड़का देख रहे हैं। क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे? देख लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, बात करके बताता हूँ। विकास विद्या को घर जाकर सारी बात बताता है। अब क्या तुम दूसरे कास्ट में जाकर शादी करोगे? मम्मी, पूर्वजों को पानी कैसे लगेगा? अरे देखने तो दे लड़की, अच्छे कास्ट से हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ना पूरा डुबा दोगी। कास्ट कम से कम अपनी तो होनी चाहिए। विकास, तू इस लड़की को जाके मिल ले, मुझे तो ठीक लग रही है। बस कुंडली मांग लेना। ठीक है मम्मी। वैसे लड़की सुंदर तो नहीं लग रही है, रंग थोड़ा सांवला लग रहा है। अब क्या ऊपर से आएगी लड़की तेरे लिए? हैं? ज्यादा नखरे मत कर, कल लड़की देखकर आ जा। ठीक है। अगले दिन विकास लड़की देखने के लिए जाता है और उसे लड़की पसंद भी आ जाती है।
तुम्हारी कुंडली और बाकी डिटेल्स दे देना, मम्मी पंडित जी से मैच करवा लेगी। ठीक है। विकास लड़की से मिलकर वापस आता है और घर आकर कहता है, मम्मी लड़की दिखने में तो ठीक है। इतने में ही लड़की के भाई का मैसेज आता है जिसमें लड़की की कुंडली और उसके डिटेल्स होते हैं। विकास देखता है और कहता है, मम्मी अब क्या कहूँ, शिट यार, इस लड़की का तो गोत्र सेम है। एक तो इतनी मुश्किल से कोई पसंद आई, ऊपर से गोत्र सेम मिल गया। रुक, तेरी चाची से बात करती हूँ। विद्या मनीषा को फोन करके उसे सब बताती है। भाभी जी आपका दिमाग कहाँ है? गोत्र से क्या लेना देना जब लड़की की कास्ट ही अलग है। इतना देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। अब छोड़ो ये सब देखना सुनना और रिश्ता पक्का कर दो। हेमा मनीषा का फोन लेकर कहती है, चाची एक गोत्र में कभी शादी होती है क्या? कम से कम 5 गोत्र टाले जाते हैं। कास्ट तो अलग मैटर है, दूसरी जात तो वैसे भी आनी नहीं चाहिए। तब ठीक है बेटा, बिठा के रखो 50 साल तक उसे। अब मैं क्या ही बोलूं? मनीषा गुस्से में फोन रख देती है। फिर विकास कहता है, मम्मी मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। दिन बीतने लगते हैं। इसी तरह रोज एक रिश्ते को विकास और उसका परिवार नुक्स निकालकर मना कर देता। एक रोज मनीषा की बेटी रमा विकास को फोन करके कहती है, भैया शादी करो ना, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है। मैं शादी तो कर लूं, कोई लड़की मिले तब तो। तुम इतने नखरे करते हो कि कोई कैसे मिलेगा। मेरी नजर में एक लड़की है, तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। अरे चला ना यार। रमा अपनी सहेली की बहन कालिंदी से बात करती है विकास के रिश्ते की। कालिंदी के घर वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। बेटा लेकिन एक बार बच्चे आपस में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। तुम अपने घर के बड़ों से बात करने के लिए कहो। ठीक है आंटी। विद्या कालिंदी के परिवार से बात करती है और दोनों परिवार मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। विकास कालिंदी से मिलता है, थोड़ी देर उससे बातें करता है, फिर धीरे से रमा से कहता है, रमा कालिंदी के दांत दिखे बाहर की तरफ आए हुए हैं। मुझे एक जरा पसंद नहीं। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। रात में देख लिया तो कलेजा फट जाएगा। भैया जब शादी करनी नहीं थी तो इतना ड्रामा क्यों करवाया? अब मैं क्या कहूंगी कालिंदी की मम्मी से? मेरी इज्जत का तो ख्याल क्या होता। अरे शादी की बात है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे तेरी सहेली क्या इतनी सी बात पर नाराज हो जाएगी? अब क्या उसके लिए मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूं? अगले दिन विद्या कालिंदी की मां को शादी के लिए मना कर देती है। रमा को बहुत गुस्सा आता है। वो मनीषा से कहती है, मम्मी देखा ना भैया ने क्या किया। ऐसे कितने सरकारी नौकरी वाले घूम रहे हैं। उसे लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं वो कहीं का राजा है। मैंने तो तुझे कहा था लफड़े में ना पड़ इनके, लेकिन तुझे अपने भाई की शादी करवानी थी। मुंह बन गया ना तेरा। मम्मी तुम भी मुझे सुना रही हो। सुना नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। अब से इनके लफड़े में हाथ मत लगाना। उधर विद्या के रिश्तेदार और मोहल्ले वाले सब आपस में विद्या और उसके परिवार की चुगली करते रहते हैं। अब तो ऊपर से आएगी इसकी बहू। खुद को क्या समझते हैं पता नहीं। देखना आखिर में कोई काम वाली ही आएगी इसके यहाँ। ज्यादा नखरे करने वालों का यही हाल होता है। एक उम्र के बाद ना रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, फिर बैठा रहेगा घर पर। बड़ा विद्या को अपनी बेटी की नौकरी का घमंड है। अब लड़की लड़की की तरह होगी ना, कोई अप्सरा थोड़ी ना। कोई सुंदर नहीं है तो कोई नाटी है। क्या कहें अब। ऊपर से ही आएगी बहू, इसके लिए भगवान स्पेशल बनाकर भेजेंगे। दिन बीतने लगते हैं। अब विकास की उम्र 40 की हो जाती है। लोगों के ताने उसके कान में गूंजने लगते हैं। उसके सभी दोस्त अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, जिसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। काश मैंने भी सही वक्त पर शादी कर ली होती तो मुझे इतना झेलना नहीं पड़ता। अब मुझे जो मिलेगी, अंधी, गूंगी, लंगड़ी, मैं उससे शादी कर लूंगा। विकास एक ब्रोकर को फोन करता है जो शादी करवाता है। भाई मुझे माफ कर, मैं तेरे लिए लड़की नहीं बता सकता। तेरे लिए तो लड़की ऊपर से ही आएगी भाई। ऐसा मत बोल यार। पहली लड़की जो तू बताएगा उससे मैं शादी कर लूंगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, तो एक तलाकशुदा लड़की है जिसकी एक बेटी है। वो सिंघाड़ा बेचकर अपना और अपनी बच्ची का पेट पालती है। लड़की अच्छी है, इसकी गारंटी मेरी है। विकास बिना किसी को बताए उसी वक्त लड़की से मिलने चला जाता है और मंदिर में शादी करके चला आता है। नखरे करने वाली विद्या और हेमा देखती रह जाती हैं। सुहानी, रिचा, कहाँ हो तुम दोनों? 8 बज गए। मेरे बच्चों को काम पर जाना है और अभी तक उनका चाय नाश्ता तैयार नहीं है।
तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं तुम दोनों की माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है कि नहीं। माँ जी माफ़ कर देना, आज उठने में बड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये मायका नहीं है तुम्हारा, ससुराल है। एक तो देर से उठती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। अरे साफ साफ कह दो ना, माँ जी मुझे उठने में देर हो गई। यूं तबीयत का बहाना बनाने की क्या जरूरत है। माँ जी ये बहाना नहीं बना रही है, बल्कि सच में उसकी तबीयत खराब थी। कल रात को इसका जी मचल रहा था। रिचा और देवर जी कल रात को कितनी देर तक यहीं हॉल में बैठे थे। मैंने उसे नींबू पानी बना कर दिया था। एक दूसरे की तरफदारी तुम दोनों बड़े अच्छे से कर लेते हो। अब ठीक लग रहा है कि नहीं है? क्या अभी भी तुम्हारा जी मिचला रहा है? कल रात से तो बेहतर है माँ जी, लेकिन अभी भी चक्कर आ रहे हैं। ऋतिक जी आज मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाले हैं। इस घर में बड़ी मनमानी चलने लगी है सबकी। तुम दोनों ने तो अपने पतियों को पल्लू से बांध कर रखा है। जरा क्या चक्कर आ गए, थोड़ा जी क्या मिचला तो घर के बड़ों से बिना पूछे चल दिया अस्पताल। बड़ों की इज्जत करना जैसे भूल ही गए मेरे बेटे। तुम दोनों कान जो भरती रहती हो उनके। माँ जी मैंने नहीं कहा उन्हें कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, वो खुद ही कह रहे थे। वही तो, माँ यहाँ कमर दर्द से मरी जा रही है। माँ की तकलीफ उन्हें नहीं दिखाई देती। तुम्हारे प्यार की पट्टी बंदी है ना उनकी आंखों पर। तो आप भी चलिए ना माँ जी हमारे साथ हॉस्पिटल। मुझे किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मैं समर्थ हूँ खुद जाने के लिए। जाओ जाकर जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। रीचा और सुहानी किचन की तरफ जाने लगती है। तभी रीचा को चक्कर आते हैं। सुहानी उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है, माँ जी, देवर जी, राकेश जी, जल्दी से इधर आओ। ये देखो रीचा कैसे कर रही है। रीचा को चक्कर आ रहा है। रीचा, रीचा आँख खोलो। मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। मैंने काम करने के लिए क्या कहा, इसके नाटक फिर से शुरू हो गए। माँ जी वो नाटक नहीं कर रही है, सच में उसकी तबीयत खराब है। हाँ माँ, कल रात उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, फिर भी जी मचला रहा था, चक्कर आ रहे। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर जल्दी से देखिए ना, मेरी रीचा को क्या हुआ है, उससे चक्कर क्यों आ रहे हैं। आप सब प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे चेक करने दो। ऋतिक शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा हमारी रीचा को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपके घर में खुशी आने वाली है। रीचा माँ बनने वाली है। क्या सच में? हाँ रीचा, अभी अपनी सेहत का ख्याल रखना, वक्त पर खाना खाना, वक्त पर दवाई लेना, दूध और फलों का अपने आहार में समावेश करना। चलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। रीचा, अब घर के कामों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखना, आराम करना। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए मार्केट से रोज ताज़े फल लाऊंगा, किसी भी बात की चिंता मत करना, बस तुम खुश रहना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। बच्चा ही पैदा करने वाली है ना ये, है तो इतना सर पर बिठाने की क्या जरूरत है। हमें भी 3 बच्चे हुए हैं, लेकिन जो सब कहते थे वही खाते थे हम। ना कोई फ्रूट, ना कोई दूध, घर के सारे काम करते थे। पूरे 9 महीने हो जाते थे, लेकिन अस्पताल की एक दवाई नहीं खाती थी। माँ, तब की बात अलग थी, तब वातावरण संतुलित था, शरीर तंदुरुस्त है। आजकल लोगों में कमजोरी बढ़ती जा रही है, और एक नए जीव को इस दुनिया में लाने के लिए होने वाली माता को अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चों के सही पोषण के लिए खुश रहना, तनाव मुक्त रहना ज़रूरी है। ये आजकल की लड़कियां और उनके चौंचले मेरी तो समझ के बाहर है। रीचा, तुम माँ जी की तरफ ध्यान मत दो, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। माँ जी की और घर के कामों की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तो इस घर को बच्चे की खुशी नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। दीदी, आप देव की नहीं, लेकिन यशोदा तो बन ही सकती है। ये मेरा नहीं, हमारा बच्चा है। सुहानी रीचा को अपने गले से लगा लेती है। दिन बीतते रहते हैं। सुमति रीचा को काफ़ी परेशान करती है, ठीक से खाने पीने भी नहीं देती, कुछ न कुछ काम हमेशा बताती रहती, आराम भी नहीं करने देती और टाइम पर अस्पताल भी नहीं जाने देती। लेकिन सुहानी रीचा के बताए हुए सारे काम खुद कर लेती थी। ऐसे ही दिन जा रहे थे। 2 महीने बाद सुमति को पता चलता है कि उसकी बेटी मिताली भी पेट से है। एक खुशखबरी है, भगवान ने तुम्हें एक साथ दुगनी खुशी दी है। अब दादी के साथ साथ तुम नानी भी बनने वाली हो माँ। क्या सच में बेटा? तुमने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। बेटा, मुझे तुमसे मिलना है। तुम कब आ रही हो? एक काम करती हूँ, मैं ही आ जाती हूँ। माँ मेरी बात तो सुनो, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर ने मुझे ना बेड रेस्ट बताया है। सब कुछ ठीक है ना बेटा? चिंता की तो कोई बात नहीं है ना?
नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है बेटा, तुम आ जाओ, खूब लाड़ करूंगी मैं तुम्हारे। मिताली घर आने वाली है, इस वजह से सुमति काफी खुश थी। जब से उसने मिताली की खबर सुनी थी तब से सुमति ने ऋचा और सुहानी को काम पर लगा दिया था। सुहानी, अब हॉल तो साफ हो गया है, जाओ जाकर जल्दी से खाना बनाना शुरू करो और सारी चीजें मिताली की पसंद की होनी चाहिए। उसके और उसके आने वाले बच्चे की सेहत के लिए जो अच्छा हो वही बनाना। और ऋचा, तुम कितने धीरे धीरे काम करती हो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई। जाओ जाकर मिताली का रूम साफ कर दो, उसे धूल की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? माना कि आपको मिताली दीदी की काफ़ी चिंता है, लेकिन हमारी ऋचा भी तो प्रेग्नेंट है, वो सुबह से काम कर रही है। और मिताली दीदी की रूम काफ़ी ख़राब हो गई है, वहाँ भारी सामान भी है और ऋचा को भी धूल की एलर्जी है। काफ़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी, हाँ? और जब से ऋचा पेट से हो गई है तुम उसकी काफ़ी तरफदारी करने लगी हो। अगर तुम नहीं चाहती कि ऋचा मिताली का कमरा साफ करे तो तुम कर दो। लेकिन दीदी को भी खाना भी बनाना है ना। तो खाना तुम बना दो। माँ जी, मैं कमलाबाई को फ़ोन कर देती हूँ, वो कर देगी मिताली दीदी का कमरा साफ। हाँ हाँ, बुला लो कमलाबाई को, पैसे तो पेड़ पर लटकते हैं ना उसे देने के लिए। सुहानी, आजकल तुम मेरे बेटे के काफ़ी पैसे उड़ाने लगी हो। पहले ही जब से ऋचा प्रेग्नेंट हो गई है तब से घर का खर्चा बढ़ गया है, तुम और खर्चे मत बढ़ाओ, समझी? ऋचा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जल्दी से खाना खा लो, तुम्हारी दवाइयाँ ले लो और जाकर आराम करो। माँ जी, मैं दीदी के पसंद का खाना बनाती हूँ पहले और बाद में उनका कमरा भी साफ करती हूँ। ऋचा थक गई है, प्लीज़ आप उसे आराम करने दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें ही अकेले काम करने का शौक आया है तो हम भी क्या कर सकते हैं। पर हाँ भाई, मुझे खाना बढ़िया चाहिए और रूम भी अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। तब तक मैं मार्केट जाकर आती हूँ। सुमति ऋचा और सुहानी को सुनाकर मार्केट चली जाती है। सुहानी अपना काम करने लगती है। सुहानी के मना करने के बावजूद ऋचा काम में उसका हाथ बटाती है। शाम के वक्त मिताली घर आती है। घर में मेहमान होने की वजह से ऋचा और सुहानी आज दिन भर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुमति को उसका कुछ भी नहीं था। उनकी तारीफ करना तो छोड़ो, सबने खाना खाने के बाद तुम भी खाना खा लो, इतना भी नहीं कहा उसने। मिताली के घर आने के बाद कई दिन बीत जाते हैं। ऋचा जब भी आराम करे तो कुछ न कुछ काम निकालकर सुमति उसे परेशान करती थी। ऋचा और मिताली दोनों भी प्रेग्नेंट होने के बावजूद सुमति दोनों में काफ़ी भेदभाव करती थी। सुहानी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुमति चाहे ऋचा के साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन सुहानी ऋचा का काफ़ी ख्याल रख रही थी। अरे ऋचा, ये क्या कर रही हो तुम? ये नारियल पानी सिर्फ एक ही है और वो मैंने मिताली के लिए रखा है। डॉक्टर ने उसे रोज़ नारियल पानी पीने के लिए कहा है, वो काफ़ी कमज़ोर है ना, और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की सेहत के लिए नारियल पानी ज़रूरी होता है। सुमति ऋचा के हाथ से नारियल ले लेती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? माना कि मिताली दीदी को डॉक्टर ने नारियल पानी पीने के लिए कहा है, लेकिन ऋचा भी प्रेग्नेंट है, ये बात आप बार बार क्यों भूल जाती हो? उसके पेट में भी बच्चा है और उसकी अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर ने ऋचा को भी नारियल पानी पीने के लिए कहा है। मिताली दीदी ने आज सुबह ही नारियल पानी पिया था, ऋचा ने आज नहीं पिया है, तो ये नारियल पानी ऋचा का है। अगर आपको और चाहिए तो आप जाकर मार्केट से लेकर आओ ना, नहीं तो इनको या फिर देवर जी को बता दो। ऐसे ऋचा के हाथ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू, ये अच्छा है कि अभी भी मेरे बेटे ही कमाते हैं, तुम्हारी कमाई इस घर में नहीं आती। मेरी बेटी को आए कुछ दिन हुए नहीं और तुम इसका खाने पीने का हिसाब रखने लगी। माँ जी, ना ही इस घर में मेरी कमाई आती है और ना ही मैं किसी के खाने का हिसाब रखती हूँ। उल्टा आप ही मिताली दीदी और ऋचा में भेदभाव करती हो। ऋचा के खाने पीने पर ध्यान रखती हो। देवर जी ऋचा और मिताली दोनों के लिए घर में फल लाते हैं, लेकिन वो फल आप छुपा देती हो। लेकिन फिर भी ऋचा आपसे कुछ नहीं कहती। उसकी माँ उसे बुला रही थी। अगर आपका इतना ही खर्च बढ़ रहा था तो आप भेज देती ऋचा को उसके मायके। सुहानी, आजकल तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं रही। और जोर से बोलो, पूरे मोहल्ले को पता चले कि तुम्हारी सास तुम दोनों पर कितने जुल्म करती है। तुम तो इसकी इतनी तरफदारी कर रही हो कि ये बच्चा तुम्हें ही देने वाली है। माँ जी, ये बच्चा मेरे पेट में बड़ा हो रहा है, लेकिन ये बच्चा हम सबका है। बच्चा हम सबका है तो बच्चे और बच्चे की माँ की सेहत का ध्यान रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, तुम बन गई हो ना ऋचा की माँ, तुम रख रही हो ना उसका ध्यान, तो क्या जरूरत है उसे मायके भेजने की? मायके जाकर कुछ ज्यादा ही आराम करेगी ये महारानी और उसके सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। काफी हो गया ज्ञान बांटना। चलो जाओ, सब अपने अपने काम करो। माँ, आप भाभीयों से इतनी जोर से बातें क्यों कर रही थी? और नारियल पानी का क्या चल रहा था? अरे तुम्हारी भाभियाँ ना तुम्हारे लिए बिल्कुल खुश नहीं है।
रीचा तुम्हारा नारियल पानी पी रही थी तो मैंने कहा ये मिताली का है, तो लगे मुझसे झगड़ा करने। वो मेरे लिए खुश नहीं है, ऐसा उनके बर्ताव से तो नहीं लगता माँ। और नारियल पानी तो मैंने सुबह पिया था ना। माँ, अपना रीचा भाभी को काफ़ी काम बताती हो। भैया उनके लिए जो भी लाते हैं वो आप मुझे दे देती हो। माँ, ये सही नहीं है। जैसे मेरा बच्चा आपको नानी कहेगा, वैसे भाभी का बच्चा भी आपको दादी कहकर बुलाएगा। आपको हम दोनों के लिए एक समान खुश होना चाहिए। ऐसे भेदभाव करना सही नहीं है माँ। अगर मेरे आने से तुम्हारा भाभी की तरफ बर्ताव बदल गया है तो मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल। अरे बेटा, तुम नादान हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर मैं तुम्हारे लाड़ करूंगी तो हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं रीचा को लाड़ करूंगी ना, उसका ख्याल रखूंगी, उसकी हर एक बात मान लूंगी, तो वो मेरे सर पर चढ़ जाएगी। माँ, तुम्हारी ये सोच गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली है। तुम ना मुझे मत सिखाओ क्या गलत है और क्या सही। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। इतना बड़बड़ करना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। जाओ जाकर आराम करो। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। सुमति जरा भी नहीं सुधरती। घर के सभी उसे समझाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिताली और ऋचा में भेदभाव करती ही रहती है। ऋचा की डिलीवरी का टाइम अब नजदीक आ गया था। सुहानी ऋचा का काफी ख्याल रख रही थी। अब ऋचा को घर के काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी। उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी अगर कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो सुमति सुहानी और ऋचा दोनों को भी ताने मारती थी। एक दिन अचानक ऋचा के पेट में काफी दर्द होने लगता है। दीदी, जल्दी से ऋतिक जी को फोन करो, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। ऋचा, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिंता मत करो, मैं अभी इनको और देवर जी को फोन करती हूँ। माँ जी, दीदी, इधर आओ ना, देखो ऋचा कैसे कर रही है। क्या हुआ भाभी आपको? अचानक से पेट में काफी दर्द हो रहा है। अरे कुछ नहीं, मैंने आज सुबह से थोड़े ज्यादा काम बताए थे ना, सब लोग मुझे सुना है, इस वजह से नाटक कर रही है ये। माँ, ये क्या हो रहा है यहाँ? और तुम क्या बड़बड़ा रही हो? माँ जी, आप एक बार ऋचा की तरफ तो देखो, क्या उसे देखकर जरा भी लगता है कि वो नाटक कर रही है? मिताली और सुहानी सुमति को समझा रहे थे। ऋचा रो रही थी। तभी ऋतिक और राकेश घर आ जाते हैं। ऋचा को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, प्लीज ऋचा को देखो ना, वो कैसे कर रही है। उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया है। प्लीज डॉक्टर, जल्दी से देखो क्या हुआ है। ऋतिक, शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। ऋतिक, तुम घबराओ मत, हमारी ऋचा ठीक हो जाएगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द कैसे होने लगा? डिलीवरी में तो अभी टाइम था। ऋचा के लिए सब लोग परेशान थे। सब बात कर रहे थे, तब डॉक्टर आ जाते हैं। ऋचा ने कुछ भारी सामान उठाया था क्या, या फिर लगातार खड़े रहकर कुछ काम किया था? वो शुरू से घर के सारे काम करती है डॉक्टर, लेकिन कुछ भारी सामान तो नहीं उठाया था उसने। ऋचा की कंडीशन क्रिटिकल है, उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गया है। हमें जल्दी से सी सेक्शन का डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर, आपको जो करना है वो करो, लेकिन बस हमारी ऋचा सही सलामत होनी चाहिए। प्लीज डॉक्टर, हमारी ऋचा और हमारे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर ऋचा का सी सेक्शन करते हैं। ऋचा को बेटा होता है। ऋचा खतरे से बाहर आ जाती है। उसे सही सलामत देखकर सुहानी और राकेश भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ऋचा की इस हालत की वजह थी सुमति। सुहानी को सुमति पर बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में घर चली जाती है। सुहानी को घर आते देख सुमति फिर से शुरू हो जाती है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? मैंने पहले ही कहा था, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऋचा नाटक कर रही थी। ये आजकल की लड़कियां और उनके नखरे हमारी तो समझ के बाहर है भाई। ना किसी का कुछ सुनती है ना कुछ समझती है, बस अपनी मनमानी करनी है ना। कर दिए होंगे अस्पताल में मेरे बेटे के पैसे खर्च, अब मिल गई होगी उसके दिल को ठंडक। माँ जी, आपके शरीर में दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? ऋचा इतनी गंभीर स्थिति में है और आप अभी भी पैसा 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 कर रही हो। एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचती हो क्योंकि वो आपकी बहू है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से आपने मुझे कितने ताने मारे, कितना भला बुरा कहा। मैं तो आपको दादी बनने का सुख नहीं दे पाई, लेकिन ऋचा तो आपको दादी बनने का सुख दे रही थी ना। पर फिर भी आपने हमारे घर की खुशियों को नजर लगा दी। देवर जी ने उनकी पसंद की लड़की के साथ शादी की, इस बात का गुस्सा आप अब तक निकाल रही हो। ऋचा के साथ ऐसा व्यवहार करते वक्त आपको एक बार भी नहीं लगा कि आने वाले बच्चे पर इसका क्या परिणाम होगा? आपकी वजह से हमारी ऋचा क्रिटिकल कंडीशन में है और बच्चा। भाभी, क्या हुआ हमारे बच्चे को? मिसकैरेज। हमारी ऋचा का मिसकैरेज हो गया है।
हमारे घर में खुशी आने से पहले ही हमारे घर की खुशियों का नजर लग गई। और माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लगातार ऋचा को काम बताती रही, उसे परेशान करती रही, ठीक से आराम भी नहीं करने दिया। माँ जी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह आप हो, आप। मैंने कुछ नहीं किया बहू, मैं तो बस चाहती थी कि ऋचा की नॉर्मल डिलीवरी हो, इस वजह से मैं उसे ज्यादा काम बताती थी। लेकिन ये सब होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे। बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे ऋचा से मिलना है, मुझे अस्पताल लेकर चलो, हमारा बच्चा। इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। ऋचा को बेटा हुआ है, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है। आपको आपकी गलती का एहसास हो, इस वजह से मैंने झूठ बोला था। शायद मेरी बातों से आप सुधर जाएंगी, ये मैं आशा करती हूँ। बहू, सच में मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ अपनी गलती, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। जाकर ऋचा से माफ़ी मांगो। वो तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था। बहू, मुझे अपने किए पर काफ़ी पछतावा है। मैं सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुमति अपनी गलती कबूल कर लेती है और सबसे माफ़ी मांगती है। बच्चे का और ऋचा का घर में बड़े अच्छे से स्वागत करती है।